गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की एसएसटी। हमने इससे पहले जो पढ़ लिया था, चलिए इसका कुछ थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेते हैं। हमने देखा था कि क्रांति शुरू हो गई थी, जो लुईस 16 थे। अब उनकी शक्तियों को कम करने के लिए क्या किया गया था, फ्रांस में संविधान का प्रारूप बनाया गया था, जिसका मकसद था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। ठीक है, इस पर लुईस 16 थे, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे। उसके बाद चुनाव हुआ। चुनाव में जो निष्क्रिय लोग थे उनको मताधिकार का हक नहीं दिया गया था। यहाँ ये आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। फिर जो सक्रिय नागरिक थे उन्हें मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त था। उन लोगों ने वोट दिया। नेशनल असेंबली गठित हुई। जो ये विधायिका थी, इसका सम्राट और मंत्रियों पर नियंत्रण था, लेकिन सम्राट का नेशनल असेंबली पे नियंत्रण नहीं था। और ये सक्रिय नागरिक ही न्यायपालिका का गठन किए। ठीक है, ये हो गया संवैधानिक राजतंत्र बना। अब क्या होता है, जो राजनीतिक प्रतीक, सभी आप जानते हैं राजनीतिक प्रतीक होते हैं, तो उस समय क्या था कि वहाँ के लोग 18वीं सदी में कम पढ़े हुए लोग थे, तो वो ज़्यादातर क्या प्रतीकों के माध्यम से लोगों को बता देते थे। ये सारे प्रतीक चिन्ह हैं जिनका कुछ ना कुछ मतलब होता है। आप सभी इसे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। अब आते हैं हम फ्रांस के राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र बनना। मतलब फ्रांस में जो राजतंत्र था, अभी तक अपन ने लुईस 16 का जब से वो राजतंत्र में आए तब से हम पढ़ रहे हैं, तो इनके राजतंत्र का खात्मा कैसे होता है और खात्मा होने के बाद वो गणराज्य कैसे बनता है फ्रांस, इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस एबोलिसिस मोनार्च एंड बिकम अ रिपब्लिक। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे अपनी अपनी बुक रीड करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब लुईस जो 16 थे उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए और संविधान बना, नई सरकार आई, तब क्या होता है कि उस समय जो नेशनल असेंबली थी, गठन हुआ था, हम ने उधर पढ़ा था, मैंने आपको इसलिए दिखाया था, और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा हो गई। अब उस युद्ध की घोषणा में क्या हुआ, क्रांतिकारी जो जनता थी, बहुत सारे आम जनताओं को सेना में भर्ती किया गया और उन्हें युद्ध पर भेजा गया। इससे क्या हुआ, उसको बहुत सारी क्रांतिकारियों को युद्ध में जाने की वजह से फ्रांस को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब पुरुष चले गए घर के, तो अब महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई। अब 1991 में संविधान में सिर्फ अमीर लोगों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। आप लोगों ने आगे देखा, मैंने इसलिए आपको दिखाया था। फिर क्या होता है, इस तरह महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। लोग जगह जगह इकट्ठे होके इस चीज़ों पे बहस करने लगे, अपनी अपनी वार्तालाप करने लगे। फिर क्या होता है, 1992 में गर्मियों में जैकोबिनों में खाद्य पदार्थ बहुत ज़्यादा उसके महंगी भी हो गई और अभाव भी हो गया, जिससे पेरिस के जो लोग थे वो बहुत नाराज़ हुए और वो विद्रोह करने लगे। फिर 10 अगस्त की जो सुबह थी उसमें ट्यूलेरिल के महल पर धावा बोल दिया गया। राजा के जो रक्षक थे उन्हें मार डाला गया और राजा को कई घंटे तक बंधक बनाए रखा। बाद में जो शाही परिवार था उसे भी जेल में डाल देने का प्रस्ताव दिया गया। अब क्या होता है, 21 वर्ष से अधिक उम्र, यहाँ सब हो गया। इसके बाद क्या होता है, 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, मत देने का अधिकार दिया गया, जब राजतंत्र का खात्मा हो गया। अब जो निर्वाचित जो असेंबली थी, उस निर्वाचित असेंबली को क्या बोलते थे, कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1992 को राजतंत्र का अंत कर दिया गया और फ्रांस को क्या बनाया गया, गणतंत्र घोषित किया गया। अब गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां पर सरकार, उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। अब आपको गणतंत्र की मीनिंग नहीं पता होगी, इसलिए गणतंत्र का मतलब वो होता है जहां पे सरकार का चुनाव जनता करती है। ठीक है, यहाँ वंश या राजशाही के आधार पर नहीं होता है। ये हो गया, राजा का अंत हो गया, फांसी दे दी गई राजा को। अब लुईस जो 16 थे उनको क्या हुआ, देशद्रोह के आरोप में उन्हें मौत की सज़ा सुना दी गई और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। उसके बाद उनकी रानी को भी इसी तरह फांसी दे दी गई। अब आतंक राज, अब राजतंत्र का खात्मा हो चुका है। उसके बाद राजतंत्र के खात्मे के बाद
क्या होता है 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता था। इसमें क्या हुआ, इसमें जो रोबेस्पियर के नियंत्रण में सारा शासन आ गया और उनकी जो दंड की नीति थी वो बहुत ही सख्त थी। उन्होंने क्या किया, अपने सारे शत्रु जो अमीर लोग थे, कुलीन और पादरी लोग थे, इन सदस्य और उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले और जो अन्य पार्टी के लोग थे उन्हें जेल में डाल दिया गया, जो भी उसके कार्य से असहमत होते थे। फिर यह क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाता है। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सर कलम कर दिया जाता। अब गिलोटिन क्या होता है, गिलोटिन होता है दो खंभों के बीच लटकने वाली मशीन, आरे वाली मशीन होती है, ठीक है, जिससे अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। और इस मशीन का जो आविष्कार था वो डॉक्टर गिलोटिन ने किया था, इसलिए उनके नाम पे इसका नाम रखा गया था, ठीक है। अब रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी और उनकी कीमतें की सीमा तय कर दी और हर चीज़ के लिए क्या कर दिया, कीमत तय कर दी गई, राशन और सभी चीज़ों की, पाव रोटी की कीमतें, और सभी को एक जैसा रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई और सभी नागरिक जो भी थे उन्हें साबुत गेहूं से बनी हुई और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब सभी को एक जैसा दिखाने के लिए कि ना कोई अमीर ना कोई गरीब। रोबेस्पियर की जो नीति थी वो इतनी सख्त थी कि जो उनके समर्थक थे वो भी इसे त्राही त्राही करने लगे। फिर क्या हुआ, अंततः जुलाई 1794 को न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया। गिरफ्तार करके अगले दिन उसे भी गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। इसी तरह रोबेस्पियर का भी नियंत्रण खत्म, ठीक है। अब आता है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। अब फ्रांस में डायरेक्टरी थी। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग में संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई थी। जो मध्य वर्ग में संपन्न तबका था उसके हाथ में सत्ता थी। अब संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया था। इस संविधान में 2 चुनी गई विधानसभाओं का प्रावधान था। इन परिषदों में 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया था। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति की केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई थी कि उसमें जो कमियां थी वो इस समय ना रहे। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों में होता था और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता और सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। अब सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि संपन्न, समानता और बंधुत्व प्रेषक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी प्रभावित किया। अब देखिए ये जो भी ये स्रोत हैं, खासतौर पे क्रियाकलाप और ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छी तरह से अपने बुक में जो है इसे आप यहाँ तक का पूरा चैप्टर अच्छे से रीड कर लेंगे।